हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एरोमेटिसिटी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रेजोनेंस को पढ़ लें, उसकी वीडियो लेक्चर्स देख लें, क्योंकि अगर आपको रेजोनेंस आती है तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए आसान होगा। तो एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जिसका वर्ड है आपका एरोमेटिक, ये आपका एरोमा वर्ड से बना हुआ है। Because these aromatic compounds give pleasant smell। ठीक है, तो एरोमा का मतलब आपका क्या होता है? प्लेजेंट स्मेल्स होता है, तो इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जब ये इनिशियली ये जो कंपाउंड डिस्कवर हुए तो इन कंपाउंड्स में देखा गया कि ये कंपाउंड्स एक यूनिक और हाईली अनसैचुरेटेड 6 कार्बन स्ट्रक्चरल यूनिट को कंटेन करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन आपका लेटर ऑन डिस्कवर हुआ, ये नेम भी और इसका स्ट्रक्चर भी, बट इनिशियली ये देखा गया कि ये जो कंपाउंड्स है ये हाईली अनसैचुरेटेड है और इसमें एक 6 कार्बन स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, बिकॉज बेंजीन ही आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का पेरेंट कंपाउंड है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ही होते हैं। तो सारे आपके डेरिवेटिव्स बेंजीन से ही बने हुए हैं और बेंजीन ही आपका फर्स्ट ऐसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कि आपका डिस्कवर हुआ था। तो बेंजीन ही आपका एरोमेटिसिटी से क्या है, या हम बोल सकते हैं कि बेंजीन को, एरोमेटिसिटी को हम बेंजीन के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं। तो 1825 में इंग्लिश केमिस्ट माइकल फेरेडे ने डिस्कवर किया था न्यू हाइड्रोकार्बन विच ही कॉल्ड बाइकार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन, और जिसे हम आज की डेट में क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। देन 1834 a German chemist Ehlert he synthesized benzene by heating benzoic acid with calcium oxide। तो ये है आपकी इसकी रिएक्शन बेंजोइक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड से बेंजीन के फॉर्मेशन की, और इसने फर्दर ये शो किया कि ये जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है आपका C6H6। देन इसके बाद आपका जो एरोमेटिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 ब्रांचेस में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिफेटिक में हम पढ़ते हैं एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, एल्काइंस, ठीक है, और साइक्लोएल्कीन्स भी हम इसे पढ़ते हैं, ये साइक्लोएल्कीन्स, एल्काइंस। और जो बेंजीन है उसके डेरिवेटिव्स हैं, इनको हमने किस में इंक्लूड किया? एरोमेटिक कंपाउंड्स में इंक्लूड कर लिया गया। तो केकुले ने सबसे पहले आपका ये रिकॉग्नाइज किया कि जितने भी जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे आपके 6 कार्बन यूनिट हैं, और इसी ने सबसे पहले आपका बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर दिया। तो अगर हम बेंजीन की एरोमेटिसिटी को देखते हैं तो जैसे बेंजीन आपको पता है ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे कि आपका एल्कीन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एल्कीन और बेंजीन की जब मैं केमिकल रिएक्शंस को देखा गया, दोनों की केमिकल रिएक्शंस काफ़ी डिफरेंट थी। तो बेंजीन में जब हम जो एल्कीन में जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो देखते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, जैसे कि बेंजीन में है एक ही आपका सिग्मा बॉन्ड है और एक ही आपका पाई बॉन्ड है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और जो ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो इस कार्बन एटम से आपके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे को एडिशन रिएक्शन के थ्रू ब्रोमीन ऐड होती है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और आपका जो रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है, वो ऐड हो जा रहा है आपके उस फर्दर कार्बन एटम्स में। लेकिन अगर हम बेंजीन में देखते हैं तो बेंजीन में इस तरीके से पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे इस तरीके से एडिशन रिएक्शन नहीं होती है जैसे कि आपकी ब्रोमीन में हो रही है, बल्कि यहाँ पे को आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ये जो बेंजीन का ये जो हाइड्रोजन है ये इस ब्रोमीन
से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, सब्स्टिट्यूट इसमें क्या हो जाता है आपका, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन आप रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में पढ़ोगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे को, और हाइड्रोजन से ब्रोमीन आपकी क्या हो रही है, सॉरी ब्रोमीन से हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है आपका, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो उसका रीज़न क्या है कि क्यों इस बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस नहीं होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो उसका जो ये रीज़न है, ये इसका पाई सिस्टम है, ठीक है। तो रेजोनेंस में भी हमने डिस्कस किया था कि जो रेजोनेंस होती है वो कंपाउंड के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं ये सारे के सारे आपके ओवरलैप कर लेते हैं और सारे के सारे भी कार्बन आइटम्स में क्या आ जाता है आपका, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और इसीलिए बेंजीन रिंग में सारी के सारे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है। तो इसे हमने ऑलरेडी रेजोनेंस में पढ़ा हुआ है, तो सब फर्दर वहाँ देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में। तो जैसे कि बेंजीन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट वे में प्रेजेंट है। लेकिन सारे कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक हों और उनमें डबल बॉन्ड आपका ऑल्टरनेट वे में प्रेजेंट हो, तो वो बेंजीन की तरह ही स्टेबिलिटी शो करे, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बेंजीन से कंपैरिजन करें, बेंजीन भी आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बेंजीन की तरह स्टेबिलिटी शो नहीं करता है। उसका रीज़न ये है कि बेंजीन की तरह प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। सेकंड, ये बेंजीन की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, बल्कि ये एल्कीन की तरह ब्रोमीन के साथ आपका एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। तो ये आपका बेंजीन की तरह बिहेव नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपका प्लेनर ना होके टब कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये टब की तरह इसका स्ट्रक्चर है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे इन पी ऑर्बिटल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि इन पी ऑर्बिटल्स की यहाँ पे पोजीशन इस तरीके से नहीं है कि इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सके, राइट। जैसे कि आपका बेंजीन में है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लेनर होने के कारण सारे के सारे जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। लेकिन यहाँ पे कोई ये पी ऑर्बिटल इस तरीके से लोकेटेड नहीं है, तो इनका जो ओवरलैपिंग है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे को दो टाइप्स के कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, एक तो आपकी सिंगल बॉन्ड्स की और डबल बॉन्ड की। कार्बन में सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे को आपका सारे के सारे पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस टफ कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो यहाँ पे को जो सिंगल बॉन्ड है उसका जो आपका बॉन्ड लेंथ होती है 146.2 pm है और डबल बॉन्ड की 133.4 pm है। तो ये फर्दर कंफर्म करता है कि ये जो जो ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, यहाँ पे को आपके पी सारे के सारे जो पी ऑर्बिटल्स है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है और उसके टफ कन्फर्मेशन को फर्दर आपका सपोर्ट करता है। तो इसके बेसिस पे ये देखा गया कि जो सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड्स आपका एरोमेटिक नहीं होती हैं। तो एरोमेटिक की कंडीशन ये नहीं है कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए या उसमें आपके डबल बॉन्ड आपके ऑल्टरनेट वे में प्रेजेंट होनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो यहाँ से फर्दर हम रिकन्फर्म करते हैं बेंजीन की स्टेबिलिटी को।
तो इसका जो बेस है ये है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो जैसे ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, जब हम साइक्लोहेक्सेन में, ये साइक्लोहेक्सेन है आपका, तो साइक्लोहेक्सेन में अगर एक हम बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपका साइक्लोहेक्सीन बनता है। तो जब इस साइक्लोहेक्सीन में, हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन, तो इस साइक्लोहेक्सीन का जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो आपकी 120 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे आप माइनस साइन देख रहे हो, तो ये जो माइनस साइन है ये डिफाइन कर रहा है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम की, यानी कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इसीलिए ये माइनस साइन लगाते हैं। तो बस माइनस साइन का जो मतलब यहाँ पे केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शन से है। तो साइक्लोहेक्सेन का जब हाइड्रोजनेशन करके इसमें साइक्लोहेक्सेन बनता है तो 120 किलोजूल पर मोल एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो अगर हम इसमें एक बॉन्ड और इंट्रोड्यूस करा दें, ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड अगर आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएं तो जो एनर्जी है उसकी जस्ट डबल हो जानी चाहिए। तो ये जो एनर्जी निकलती है ये अराउंड निकलती है आपकी 232 किलोजूल पर मोल। लेकिन अगर हम इसमें 3 डबल बॉन्ड लगा दें इस तरीके से, और ये हमारा क्या बन जा रहा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जा रहा है, तो यहाँ पे को हाइड्रोजनेशन के थ्रू आपकी जस्ट इसके ट्रिपल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, जो कितनी है आपकी 360 किलोजूल पर मोल। तो ये थी हमारी कैलकुलेटेड एनर्जी। बट इन एक्चुअल ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो एनर्जी होती है एक्चुअल में 200 किलोजूल पर मोल की रिलीज होती है, ना कि 360 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो बेंजीन है इसको ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है, और ये एनर्जी जितनी कम होती है वो कंपाउंड इतना ही स्टेबल होता है। अगर हम थर्मोडायनेमिक के टर्म में स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है जितनी कम होगी, ठीक है, ये जो रिलीज एनर्जी है जितनी कम निकलेगी उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा, क्योंकि आपका बेंजीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजनेशन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और जितना कम आपका हाइड्रोजनेशन होगा उतनी कम एनर्जी निकलेगी। और तो वो डिफाइन कर रहा है इसके स्ट्रक्चर को, क्या डिफाइन कर रहा है, स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे को इतनी ये जो एनर्जी निकलती है, और ये जो एक्स्ट्रा इस जो बेंजीन ये जो है, ये हम बोलते हैं कि बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। इसको हम रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न आपको जैसे पता है कि यहाँ पे को बेंजीन का में जो डबल बॉन्ड है इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके डीलोकलाइजेशन के थ्रू जो आपका सारे के बेंजीन रिंग में एक डबल बॉन्ड की एक रिंग करंट डेवलप होती है, एक पाई बॉन्ड की लूप आपका जो डेवलप होता है वो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। और बेंजीन की इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को, इस एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन को ही हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बेंजीन के रिस्पेक्ट में ही स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी कुछ नहीं है बल्कि कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, क्योंकि वहाँ पे को रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और इसी के एरोमेटिसिटी को मैथमेटिकली आपका एक्सप्लेन किया था, आपका हकल्स ने किया था, और उसने उसके लिए एक रूल दिया था कि किन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।